नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये रोशन आनंद सर का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डबल स्टार सीरीज चला था उसका मैं डिस्कशन पूरा फुल डिस्कशन कराने जा रहा हूं। और जो रोशन सर दावा करते हैं कि यहाँ से लगभग 70-80% क्वेश्चन आने की संभावना है, जो कि सही भी सिद्ध हुआ है। तो इसको लेकर हम चल रहे हैं। यूट्यूब पे ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, बस मेरा ही एक है चैनल, इसी पे आपको मिलेगा। और इसमें एक डेट के साथ कराया गया था, तो सबको हम बारी बारी से सेशन को लाएंगे। आप लोग इसको ज़रूर देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये मैंने क्वेश्चन शुरू किया है 21 नंबर से, क्योंकि उससे पहले का जो क्वेश्चन है वो करेंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है कि कार का वेग लगातार बदल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन था, एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन पीछे है, लेकिन इसका हम सिर्फ डिस्कशन कराएंगे। आप लोग के पास क्वेश्चन होगा तो देख लीजिएगा, बाद बाकी आपको इसमें आप देखिएगा तो इसमें काफ़ी आपको फ़ायदा समझ में आएगा। आप सिर्फ सुनिए इसको क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन है कि कार का वेग जो है लगातार बदल रहा है। कुछ अब है इसमें कि सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है कि कार का वेग लगातार बदल रहा है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। कहता है कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। ठीक है। अब कहता है कि त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको याद रखिए। एक बार फिर से कहता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े ही होइएगा कि ए का हम लोग बहुत बार क्वेश्चन पढ़े थे। तो ए को त्वरण को ए से सूचित करते हैं, और ये जो है कि ए बराबर v-u/t ऐसा होता है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वही हम सब बता रहे हैं। लेकिन त्वरण एक क्या है, सदिश राशि है। इसको ध्यान रखेंगे। त्वरण का जो ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं। नोट में कुछ दिया हुआ है। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे, जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको 3 बार रिपीट करेंगे। तो नोट कहता है कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होती है, जिसे मंदन कहते हैं। ठीक है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होती है, इसको मंदन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है अवतल दर्पण का कुछ उपयोग दिया गया है। ऊपर वाला क्वेश्चन जो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यही क्वेश्चन है कि मैंने अवतल और उत्तल का उपयोग पूछा गया है, तो वही बात बता रहा हूँ। तो कहता है कि किसी कार के हेडलाइट में जो दर्पण आता है वो अवतल दर्पण होता है। कार के हेडलाइट में कौन दर्पण आता है? अवतल दर्पण आता है। अब अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम काफ़ी अच्छे से जानेंगे और इसको याद करेंगे। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर प्लेट में करेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर प्लेट में, गाड़ी की हेडलाइट में, सोलर प्लेट और गाड़ी की हेडलाइट में, और आगे भी है इसको भी याद करेंगे, एकदम याद करते चलेंगे। उसके बाद है सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग, दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण, लेज़र लाइट में भी अवतल दर्पण, परावर्तन दूरबीन में भी अवतल दर्पण, कान, नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा भी अवतल दर्पण। ठीक है। तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, लेज़र लाइट में अवतल दर्पण, परावर्तक दूरबीन में अवतल दर्पण, कान, नाक, दांत का जो डॉक्टर होता है उसको भी अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं। आइए उत्तल दर्पण का उपयोग जानते हैं कैसा है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। एक क्वेश्चन में कम से कम 20 से 25-30 ऐसा करके इसमें टॉपिक दिए गए हैं, तो आप पूरा देखिएगा। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग जानते हैं। उत्तल दर्पण क्या है? तो रोड पर जो लगे परावर्तक लैंप होता है, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण, गाड़ी के पश्च दृश्य में भी उत्तल दर्पण, अच्छा, एटीएम और बैंक की सुरक्षा में इसमें भी उत्तल दर्पण। ठीक है। तो रोड पर लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण, गाड़ी के पश्च में दृश्य में भी उत्तल दर्पण, और एटीएम और बैंक की सुरक्षा में भी उत्तल दर्पण। अब आते हैं समतल दर्पण का उपयोग। 2 जान गए, और उम्मीद करते हैं कि याद भी आपको हो ही रहा होगा। तो समतल दर्पण में देखेंगे वैज्ञानिक उपकरण में, सुरक्षा और निगरानी में। देखिए, वैज्ञानिक उपकरण में समतल दर्पण, सुरक्षा और निगरानी में भी समतल दर्पण, दैनिक जीवन जैसे कि घर में जो भी हम लोग आईना यूज करते हैं, जो दर्पण यूज करते हैं, उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। सजावट और वास्तुकला में भी समतल दर्पण, सजावट और वास्तुकला में समतल दर्पण,
फोटोग्राफी और प्रकाश संचालन में समतल दर्पण, फोटोग्राफी और प्रकाश संचालन में समतल दर्पण। अब कहता है आगे, नोट में एक बात दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। नोट में अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसको याद रखेंगे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है। तीसरा है कि अवतल दर्पण को टॉर्च तथा उत्तल दर्पण को लालटेन में भी उपयोग किया जाता है। देखिए, अवतल दर्पण को टॉर्च में तथा उत्तल दर्पण को लालटेन में प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे चौथा, कहता है कि टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहन की हेडलाइट में बल्ब परावर्तक के फोकस में अत्यधिक निकट लगे होते हैं। कहता है कि टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में बल्ब जो है वो परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगे रहते हैं। इसको दोस्तों सिर्फ आप सुनिए, सुनते सुनते आपको 2 बार 3 बार हम रिपीट कर रहे हैं, आपको अच्छे से याद हो। आगे देखिए, पाँचवा कहता है कि सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का टॉपिक है। देखिए क्या कहता है, सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस, देखिए अवतल दर्पण है और उत्तल लेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग किया जाता है। अब है कि अवतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा तथा वस्तु के बराबर, तीनों प्रकार के प्रतिबिंब। बहुत मज़ेदार बात, अवतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा भी बनेगा, वस्तु से बड़ा भी बनेगा और वस्तु के बराबर भी बनेगा। देखिए कितना बढ़िया बात। अब आते हैं उत्तल दर्पण में, ये क्या कहता है। तो उत्तल दर्पण में बात करें तो उत्तल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। अब आते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा। कितना बढ़िया बात। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा। देखिए चीज़ें आपको याद हो रहा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और साथ ही खुद के लिए वो सार्थक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। और देखिए हम जो है ना क्वेश्चन पूरा नहीं लिए हैं, 20 को 25 करके लिए हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो। अब एक ही बार ले लेगा 5 घंटा का वीडियो दे देंगे तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा छोटा लिए हैं, 20 क्वेश्चन करके हमको याद कराने से मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 23 नंबर कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। देखिए कितना बढ़िया। तो यांत्रिक ऊर्जा होता है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। यहाँ भी देखिए यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या लिखा है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है इसको यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब हम आते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, उसको जानेंगे अच्छे से, इसको आप ध्यान से देखिए। कहता है कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो कहता है किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कितना बढ़िया बात लिखा है। देखिए कहता है कि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम जानेंगे स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण क्या क्या हैं। देखिए स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण की बात अगर हम करते हैं तो देखिए तना हुआ जो धनुष या स्प्रिंग होगा ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। तना हुआ धनुष या स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा, दबा हुआ गद्दा में स्थितिज ऊर्जा, गद्दा पर बैठते हैं, होटल में जाते हैं या फिर घर में आपके गद्दा होगा तो बैठते हैं, या फिर सोफा है तो दबा हुआ गद्दा, तो उसमें जो दबा हुआ गद्दा वो भी स्थितिज ऊर्जा होता है। हाथ से पकड़ा हुआ पत्थर, हाथ से अगर किसी पत्थर को पकड़ते हैं वो भी क्या है, वो भी स्थितिज ऊर्जा का काम है। और उसके बाद बांध में भंडारित पानी, ये भी स्थितिज ऊर्जा का काम है। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं। मेरा काम है आपको याद करवा देना और आपका काम है सब्सक्राइब करके और अपना जो दोस्त लोग हैं उसको भेजिए ताकि लाइक ये सब मिलेगा तो हमको भी मज़ा आ जाएगा। चलिए अब आते हैं गतिज ऊर्जा की बात, इसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या है, तो गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। जो गति करने वाली वस्तु होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है।
यदि m द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग से गतिशील है तो देखिए सीधा समझिए, हमको पूरा वो नहीं करना है, हम कितना जाने गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। अब गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², ये हम लोग बढ़िया से जानते हैं। चलिए पूरा महारत हासिल नहीं करना है। अब गतिज ऊर्जा के उदाहरण देख लेते हैं। देखिएगा, बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा है, लेकिन भंडारित पानी स्थितिज ऊर्जा हो गया, है कि नहीं। तो बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा है, चलती हुई बस या ट्रेन भी गतिज ऊर्जा है, चलती हुई बस या ट्रेन भी गतिज ऊर्जा है, रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन भी गतिज ऊर्जा है, रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन गतिज ऊर्जा है, दौड़ता हुआ बच्चा भी गतिज ऊर्जा है, दौड़ता हुआ बच्चा भी गतिज ऊर्जा है, बच्चा चाहे सियान चाहे बूढ़ा कोई भी दौड़ेगा तो वो गतिज ऊर्जा होगा। हवा में उड़ता हुआ पंख, ये भी गतिज ऊर्जा है, हवा में उड़ता हुआ पंख भी गतिज ऊर्जा है। अब आते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम बढ़िया से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इसको देखिए। यांत्रिक ऊर्जा होता है किसी पिंड की गति और स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कहता है कि किसी पिंड की गति और स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होता है ना, उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और हमने ऊपर पढ़ा है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, योग होता है। अब चलिए उदाहरण देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण जो उदाहरण है। दोस्तों याद कराते चल रहे हैं, एकदम लाइक मारते रहिए। यांत्रिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण उदाहरण बताइए। देखिए छत पर दौड़ता हुआ लड़का यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। छत पर दौड़ेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा, धरती पर नीचे भुइयाँ में दौड़ेंगे तो हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब उड़ता हुआ पंख भी यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, उड़ती हुई पतंग भी यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, ये भी यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, ये भी यांत्रिक ऊर्जा। देखिए अगर बस चलेगा ना तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, लेकिन उसमें आदमी बैठल रहेगा वो आपका यांत्रिक ऊर्जा है। ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर, ये भी यांत्रिक ऊर्जा है, लेकिन हाथ में पत्थर पकड़े हुए हैं तो स्थितिज ऊर्जा है। ऊपर देखे है ना, हाथ में पत्थर पकड़े हैं तो स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर है तो यांत्रिक ऊर्जा है। अब हम लोग दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के पास, जो कि न्यूमेरिकल है, तो इसको छोड़ देते हैं। मैथ और न्यूमेरिकल छोड़ते चलेंगे क्योंकि जगह कम है, हम समझा नहीं पाएंगे आपको। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग दोस्तों एकदम अब जो है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात। इसमें क्या है कि घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त तार जो है धातु के बने होते हैं, इसका गलनांक कम होता है। अब इस बारे जानिए। क्वेश्चन को मारिए गोली, हम तो कह रहे ऐसे खाली सुनते रहिए आप जो कहा जा रहा है। देखिए कहता है कि कहा है कि आप क्वेश्चन से सब यही में मिल जाएगा। कहता है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है वो आप अच्छे से समझ भी रहे हैं। देखिए घरेलू फ्यूज तार जो होता है आमतौर पर सीसा और तांबा का मिश्र धातु होता है, एलॉय। घरेलू फ्यूज तार आमतौर पर सीसा और तांबा का मिश्र धातु है, ये जान गए। सीसा जानिए क्या है, तो सीसा काहे लगाते हैं, जल्दी पिघलने के लिए। और कॉपर काहे लगाते हैं, करंट जो करंट होता है उसको आसानी से पास करने के लिए और ताकत देने के लिए। कितना बढ़िया बात है। चलिए अगला इसका जो टॉपिक है, देखिए फ्यूज का उद्देश्य क्या होता है, फ्यूज काहे लगाते हैं। होता है कि घरेलू उपकरणों और वायरिंग में बिजली सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। माने जो चीज़ हम लगाए हैं करंट में, घर में लगाए हैं, उस पर क्या होना चाहिए कि वो अच्छे से चले, ख़राब ना हो और जले नहीं, इसके लिए। अब नोट में जो चीज़ें दी है उसको समझिए। फ्यूज तार हमेशा विद्युन्नमय तार में जोड़ा जाता है, माने ललका में जिसमें ओरिजिनल रहता है, दो तार रहता है, ठंडा और गर्म। तो फ्यूज तार जो है ना हमेशा गर्म तार में जोड़ता है, विद्युन्नमय तार में लाइव वायर में जोड़ा जाता है। अच्छा, फ्यूज का तार सीसा तथा टीन के भी मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज का जो तार है सीसा तथा टीन की भी मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछ देगा। फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको याद रखिए। एक बार फिर से बोल रहे हैं, फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 26 नंबर जो है उसको हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसको भी। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है, कितना बढ़िया है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स बटा सदिश क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वह चुंबकीय फ्लक्स बटा सदिश क्षेत्र, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं
इसमें समझिए क्या क्या फार्मूला इसमें शामिल है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक गॉस होता है, चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक गॉस होता है। देखिए, एक टेस्ला में ना 10⁻4 गॉस होता है, एक टेस्ला में 10⁻4 गॉस होता है। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स आ गया वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक मैक्सवेल होता है, चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक मैक्सवेल होता है। एक मैक्सवेल बराबर 10⁻−8 वेबर। एक याद कीजिए, बोलते रहिए मने मने, एक मैक्सवेल बराबर 10⁻−8 वेबर, एक मैक्सवेल बराबर 10⁻−8 वेबर, एक मैक्सवेल बराबर 10⁻−8 वेबर। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास हाजिर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक बीकर 4 डिग्री C पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। एगो बीकर है जो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि 4 डिग्री C से ऊपर गर्म किया जाए। देखिए, ये कहता है कि 4 डिग्री C पर है ना, वो है जल से भरा हुआ है, और उसमें और गर्म करेंगे ना, 4 डिग्री C से ज़्यादा गर्म करें तो बहने लगेगा, और 4 डिग्री C से नीचे ठंडा किया जाए। तो कहने का मतलब है कि 4 डिग्री C से ऊपर, मान लीजिए कि 4 डिग्री C पर भरा हुआ है ना, कह रहा है ना भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। कब? जब 4 डिग्री C से कम करेंगे तो यूँ बहेगा, ज़्यादा करेंगे तो यूँ बहेगा। समझ में आ गया? चलिए, 4 डिग्री C पर ताप का घनत्व अधिकतम होता है, इसीलिए 4 डिग्री C से नीचे जल को ठंडा करे या ऊपर गर्म करे, दोनों स्थिति में घनत्व परिवर्तित होगा, आयतन परिवर्तित होगा। तो बात आया समझ में? समझिएगा फिर से क्या कहता है। 4 डिग्री C पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, इसलिए 4 डिग्री C से नीचे गर्म करे या ऊपर गर्म करे, आयतन का घनत्व तथा आयतन जो है परिवर्तित होने लगता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 50वें क्वेश्चन है, ज़्यादा ना है। देखिए, हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। फिर से, हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होता है प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन का वो समस्थानिक है प्रोटियम, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, यही बात कह रहा है। अब समझिए कि हाइड्रोजन के 3 वो समस्थानिक होता है, आप लोग सबको पता ही होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 वो समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन की खोज की बात कह रहा है ना। देखिए, हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे हल्का और सबसे समान रासायनिक तत्व है। कितना अच्छा बात बोल दिया। देखिएगा क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन की खोज तो हेनरी कैवेंडिश किया। हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे हल्का और सबसे समान रासायनिक तत्व है। अच्छा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। ठीक है, ये जगह कम है, नहीं तो आपको सिखा देते। चलिए, हाइड्रोजन धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। हाइड्रोजन धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है, ये आपको पता ही होगा। हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील और विस्फोटक होता है। हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील और विस्फोटक होता है। अब आइए ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, क्या क्या करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे तो ऑक्सीजन गैस मुख्य गुण क्या है? तो यह जलाने में या जलने में सहायक होता है, जीवन के लिए भी आवश्यक है। और ऑक्सीजन का खोज 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन गैस का जो खोज है वो 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, इसको भी याद रखेंगे। अब नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है। आप लोग जानते हैं ना कि नाइट्रोजन जो है वो एक निष्क्रिय गैस है और वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा बनाता है। मतलब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78% है। पहले इसको क्या बोलते हैं, फ्यूस्ट एयर या असहाय गैस कहा जाता था। नाइट्रोजन को पहले फ्यूस्ट एयर या असहाय गैस कहा जाता था। ठीक है, और नाइट्रोजन की खोज 1772 में, ऑक्सीजन के खोजने से 2 साल पहले, तो नाइट्रोजन की खोज 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। तो क्या आप पढ़े कि नाइट्रोजन की खोज जो है वो 1772 में, नाइट्रोजन की खोज 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। अब देखिए,
नोट बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत बढ़िया चीज़ लिखल रहता है। कहते हैं ट्रिटियम हाइड्रोजन का एकमात्र समस्थानिक है। कितना अच्छा बात, देखिए यही क्वेश्चन पूछ देता है कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, उसका नाम है ट्रिटियम। और ट्रिटियम जो है वो रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय गैस है, तत्व है। तो हाइड्रोजन का वो गैस कौन है, एक समस्थानिक कौन है हाइड्रोजन का, ट्रिटियम, और एक रेडियो सक्रिय होता है। अब दोस्तों हम 29 नंबर पर आएंगे, लेकिन इसको हम बताएंगे नहीं, क्या कि है दोस्तों क्वेश्चन। 30 नंबर पर आइए, वो न्यूमेरिकल टाइप था। 30 नंबर पर आइए, इसको समझिए। मीथेन में एकल बंध होता है, क्वेश्चन पूछेगा। तो मीथेन क्या है, मीथेन में क्या होता है, एकल बंध होता है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। प्राकृतिक गैस का सबसे प्रमुख घटक मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का सबसे प्रमुख घटक जो है वो दोस्तों क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन एल्केन समूह का प्राथमिक यौगिक है। मीथेन कौन समूह का है, एल्केन का है। मीथेन कौन समूह का है, तो मीथेन जो है वो एल्केन समूह का है। मीथेन एल्केन समूह का होता है। अब देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सूत्र है ये, हम लोग 10th में खूब इसको बनाते थे, पढ़ते थे। एन, इन और आइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला था, वही वाला है। तो एल्केन का जो समान सूत्र है दोस्तों CnH2n+2, एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2। सबसे मजबूत बंध ट्रिपल बंध होता है, माने ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें ऐसे 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 ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड ये हो गया, सिंगल बॉन्ड ये हो गया। तो कहता है कि सबसे मजबूत बंध ट्रिपल बंध होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। आते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, समझिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। तो गजब बात लिखा है। प्लास्टर, देखिए क्या लिखा है, तो एक बार फिर से देखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है, तो देखिए इस सबको याद है, आप लोगों को भी याद होगा, CaSO4 × 12H2O, CaSO4 × 12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। लेकिन दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र थोड़ा अलग है, CaSO4 × 2H2O होता है। जिप्सम का CaSO4 × 2H2O होता है, ठीक है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पढ़ने में जितना मज़ा आता है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए उपयोग इसका हम थोड़ा जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, मूर्ति और कलाकृति में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करेंगे। छत और दीवार की सजावट में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करेंगे। चिकित्सा, हाथ पैर टूट जाता है, कुछ कमर उमर का टूट जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। इंडस्ट्रियल मॉडलिंग में भी, जो इंडस्ट्रियल मॉडलिंग है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। इंजीनियर डिज़ाइन में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पोप माने प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसा ही पानी मिलाएंगे ना तो वह जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम नोट है, देखिए ये निमन का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाएंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, ठीक है। अब आगे देखिए जिप्सम के बारे में क्या कहता है। जिप्सम को 150 से 180 डिग्री के बीच गर्म करेंगे ना, आधा पानी निकलता है और यह पोप बन जाता है। जिप्सम को 150 डिग्री या 150 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करने पर आधा पानी निकलता है और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन पर आइए, क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन छोड़ दीजिए क्या पूछा है, अब इसका डिस्कशने पढ़ लीजिएगा, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन बन जाएगा। और रसन सर ऐसे ही थोड़े ना बोलते हैं कि 75 से 80% आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, इस चीज़ को भरोसा रखें। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड वायु से हल्का भारी होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना वो वायु से तनी सानी भारी होता है, हल्का ज़्यादा भारी होता है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और वायु का मिश्रण विस्फोटक होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड और वायु का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, विस्फोटक होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन एक नीली लौ के साथ जलकर सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो फिर से देखिए इसको क्या कहता है, कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड वायु से तनका सानी ज़्यादा भारी होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड और वायु का जो मिश्रण है ना वो विस्फोटक होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन एक नीली लौ के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड और जो ऑक्सीजन है वो नीली लौ के साथ जलकर सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। कितना बढ़िया बात कहा। आइए आगे ऊपर क्या कहा है, ध्यान से सुनिए।
याद करते रहिए। फेरस सल्फेट का अपघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट का अपघटन जो है एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है। एक बार फिर क्या कहता है, फेरस सल्फेट का अपघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। समझ गए? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी कौन बनाया है? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने। सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाया था, लेकिन सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाया ना दुनिया में वो मेंडलीफ बनाया, लेकिन आधुनिक मोसले ने बनाया। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। जो आधुनिक वाला है मोसले वाला, वह क्या है कि परमाणु संख्या पर आधारित है, जो मोसले ने मेंडलीफ के आवर्त सारणी में सुधार किया। ठीक है। अब है आवर्त सारणी से संबंधित वैज्ञानिकों के निम्न नियम दिए गए हैं, उसको जानिए। कहता है कि मेंडलीफ परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी, मेंडलीफ का जो है ना जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर आधारित है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। न्यूलैंड का है अष्टक नियम है। डोवेनेयर जो है त्रिक नियम देता है, डोवेनेयर त्रिक नियम देता है। और बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित आवर्त सारणी है। ये जो है कि बात आप समझिए। ठीक है। तो मेंडलीफ परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी है, न्यूलैंड अष्टक नियम पर है, डोवेनेयर त्रिक पर है, बोरबरी हल्के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। दोस्तों क्वेश्चन को एकदम याद करते रहिए, बार बार देखते रहिए खाली। 34 नंबर आ गया है। 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा ना है, थोड़ा थोड़ा लिए हैं कि इसे आपको भी देखने में ठीक रहेगा। तो केवल ये पूरा ले लेंगे ना दोस्तों, एक बार में 100 क्वेश्चन बनाने का मतलब है डबल स्टार सीरीज का कम से कम 6 घंटा हमको लगेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा का रहे, आराम से याद करते रहिए, क्वेश्चन याद होने से मतलब है। दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 34 नंबर को, कोशिका में केंद्रक का कार्य कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रह है। पता है कोशिका में केंद्रक का जो कार्य है ना वो कोशिका में जो गतिविधि हो रहा है उसका निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रह करना है, यही काम केंद्रक का है, इसको ध्यान दें। अब देखिए नाभिक के 2 प्राथमिक कार्य क्या क्या है। नाभिक माने केंद्रक का 2 प्राथमिक कार्य क्या क्या है? 2 प्राथमिक कार्य। पहला, यह कोशिका की आनुवांशिक सामग्री या डीएनए को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है, अभी ऊपर देखें। दूसरा देखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, विकास और अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे सेलुलर गतिविधियां के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो यह प्रोटीन संश्लेषण, जो नाभिक जो है केंद्रक, वो कोशिका में क्या काम करता है वही बता रहा है। प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका का विभाजन, विकास और अन्य कई काम करने के लिए ये जिम्मेदार है। दोस्तों अब आगे देखिए क्या कहता है। न्यूक्लियस कोशिका के नाभिक में पाई जाने वाली एक गोलाकार संरचना है। जो न्यूक्लियस है कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, गोल रहता है। इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? देखिए न्यूक्लियस का अलग कार्य है, इसका क्या है? न्यूक्लियस का कार्य क्या है? कोशिका के राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन करना। देखिए न्यूक्लियस का काम क्या है? कोशिका के नाभिक में पाई जाने वाली एक गोलाकार संरचना है, तो जान गए। इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है कि कोशिका के राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन करना होता है। न्यूक्लियस वह जगह भी है जहाँ राइबोसोम आरएनए जीन का प्रतिलेखन किया जाता है। न्यूक्लियस वह जगह भी है जहाँ राइबोसोम आरएनए जीन का प्रतिलेखन किया जाता है। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं और चीज़ आपको याद होते रहा है। और ये जो डबल स्टार सीरीज है ना, ये वो पढ़िएगा ना तो एकदम माथा गर्म हो जाएगा, इतना ना ज़्यादा लिखा हुआ, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग को दे रहे हैं। चलिए 35 नंबर पर कहता है निःश्वसन फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। ये रटने वाला बात है, उतना हमको भी समझ में नहीं आता, आप भी मत समझिए, रटने वाला है। नहीं रटिएगा तो रटने वाला बहुत लोग बैठा है। निःश्वसन फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। अच्छा,
निःश्वसन जिसे सांस छोड़ना के रूप में भी जाना जाता है। देखिए आगे आगे नहीं समझ में। निःश्वसन मतलब सांस छोड़ना, श्वसन मतलब सांस लेना, और निःश्वसन माने सांस छोड़ना। वही कहता है कि उसके रूप में जाना जाता है। यह फेफड़ा से हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। अच्छा, जैसे ही छोड़ते हैं ना, श्वसन माने लेना और निःश्वसन माने छोड़ना। कितना बढ़िया बात बताया, आसान भाषा। फेफड़ा से हवा बाहर निकालेंगे तो निःश्वसन हो जाएगा। और ये कौन चीज़ है? अवस्फीति द्वारा होता है, यही मेन है इसका कीवर्ड, यही अवस्फीति, इसको ध्यान रखिए दोस्तों। अगला है कि जो निःश्वसन है फेफड़ा के संकुचन के माध्यम से होता है, जहाँ डायफ्राम और अंतरशिराय मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती है, जिससे वक्ष गुहा विस्तार कम हो जाता है। चलिए, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि फेफड़ा के अंदर का दाब बढ़ जाता है और हवा वायु मार्ग के माध्यम से श्वसन तंत्र से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये तो समझने वाली बात है। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। क्या कहता है सो देखिए। कहता है फलों और बीजों में साइटोकाइनिन पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। फलों और बीजों में साइटोकाइनिन पादप हार्मोन की, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन, इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कहता है कि एक सेकेंड, कि फलों और बीजों में साइटोकाइनिन पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। साइटोकाइनिन पादपों की कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा वृद्धि विकास में भी कोई प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन पादप के कोशिका विभाजन में सहायक होता है और वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करता है। ऑक्सिन जानिए क्या है? ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन पादप के पुष्पन को बढ़ाता है। ये पौधा का ही हार्मोन है, ठीक है। तो ऑक्सिन जो है हार्मोन पादप के पुष्पन को बढ़ाता है। ऑक्सिन हार्मोन जो है पादपों के गुरुत्वानुवर्ती गति एवं प्रकाशानुवर्ती गति को प्रेरित करता है। क्वेश्चन धरा जाएगा सीधा। देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा कि पौधा के गुरुत्वानुवर्ती गति और प्रकाशानुवर्ती गति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑक्सिन जिम्मेदार है। ठीक है, इसको याद रखिए। आगे ये ऑक्सिन क्या है? और देखिए ऑक्सिन जो है ना वो खरपतवार नाशी की भी भूमिका निभाता है, खरपतवार को नाश करने वाला। ठीक है। जिब्रेलिन जो है वो फाइटो हार्मोन बौना पौधा का लंबा करने का कार्य करता है दोस्तों। जिब्रेलिन जो है वो फाइटो हार्मोन है। जिब्रेलिन फाइटो हार्मोन क्या करता है? बौना पौधा को लंबा करने का कार्य करता है तथा पादप वृद्धि में सहायक होता है। तो जिब्रेलिन समझ गया। एब्सिसिक अम्ल क्या है? सोच समझिए। तो एब्सिसिक अम्ल जो है ना ये गड़बड़ हार्मोन है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, पेड़ पौधा को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है। तो एब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह पादपों के जल में डूबे होने की स्थिति में रंध्रों को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, समझ में आ गया ना। पता है कि वृद्धि रोधक हार्मोन तो ये है, लेकिन पादपों के जल में डूबे होने की स्थिति में रंध्रों को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। आइए 37 नंबर क्वेश्चन और 13 और बच गया। देखिए ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें खमीर मिलाते हैं। खमीर आटे में मौजूद शर्करा को ग्रहण कर लेता है। देखिए खमीर क्या करता है आटा में जाकर, सोच समझिए, क्या मज़ेदार टॉपिक है। खमीर जो है ना वो आटा में जैसा ही डालिएगा ना, खमीर को आटा में डालिएगा तो वो आटा में शर्करा रहता है, उसको ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इथेनॉल नामक अल्कोहल बाहर निकाल देता है। देखिए जैसे घुसेगा ना खमीर उसमें जाएगा तो आटा का जो शर्करा है उसको ग्रहण कर लेगा और गैस जो होगा उसमें CO2 गैस और इथेनॉल नामक अल्कोहल बाहर निकाल देता है। उसके बाद क्या होता है कि यह जो गैस है ब्रेड के आटे में ग्लूटेन की मौजूदगी के कारण फंस जाती है, जिससे आटा फूल जाता है। और जो गैस जब निकलने लगता है ना तो गैस आटे में पूरा निकलता नहीं है, वो ग्लूटेन की मौजूदगी के कारण फंस जाता है। किसके मौजूदगी के कारण? देखिए कीवर्ड समझिएगा, ग्लूटेन की मौजूदगी के कारण फंस जाता है और आटा फूल जाता है। इसको ध्यान रखिए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में आइए। हमको लग रहा है कि 37 था, ठीक है। 38 नंबर क्या कह रहा है? एबीज जो है ना उसमें पक्षी शामिल होता है। एबीज में कौन शामिल है? पक्षी। एबीज में पक्षी शामिल है। पक्षी अत्यधिक विविध जानवर है, तरह तरह के जानवर पक्षी होता है जो कई आकार और साइज में होते हैं। एबीज के उदाहरण में कौन कौन आएगा? पेलिकल, शुतुरमुर्ग, बाज, चीता और उल्लू शामिल है।
ए बीज के उदाहरण में दोस्तों कहेंगे तो खाली चिड़ै ही नहीं शामिल है, पक्षी नहीं, उसमें पेलिकल, शुतुरमुर्ग, बाज, चीता और उल्लू भी शामिल है दोस्तों। अब आइए आलू, 39 नंबर क्वेश्चन में आलू वाला क्वेश्चन। तो आलू जो क्या है, आलू क्या है, आलू तना है। आलू क्या है, तना है, जड़ नहीं है। आलू क्या है, तना है, इसको याद रखिए। तना पादपों का वायवीय भाग होता है दोस्तों। तना जो है वह पादपों का वायवीय भाग होता है। तना किसको कहते हैं, ने देखा, ठीक है। अब क्या है कि तना पादपों का वायवीय रूप देख लिए। तना बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। तना जो है ना बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। तने का रूपांतरण निम्न प्रकार से होता है। अब देखिए क्या क्या है, बहुत अच्छा लगेगा, इसको याद रखिए, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। खाद्य संग्रह के लिए रूपांतरण कौन कौन है। आलू का जो पेड़वा है ना अपना सारा खाद्य कहाँ संग्रह करता है, आलू, अदरक और अरबी। खाद्य संग्रह के लिए रूपांतरण जो है वो आलू, अदरक और अरबी है। सहारा प्रदान करने के लिए रूपांतरण कौन है, लौकी, तोरही, अंगूर, खीरा। सहारा प्रदान करने के लिए रूपांतरण लौकी, तोरही, अंगूर और खीरा। सुरक्षा के लिए रूपांतरण बबूल, नींबू, गुलाब। सुरक्षा के लिए रूपांतरण बबूल, नींबू, गुलाब। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए रूपांतरण क्या होता है, नागफनी। प्रकाश संश्लेषण के लिए रूपांतरण नागफनी। प्रकाश संश्लेषण के लिए रूपांतरण नागफनी। क्वेश्चन याद रखिएगा। कायिक जनन के लिए रूपांतरण घास और स्ट्रॉबेरी। कायिक जनन के लिए घास और स्ट्रॉबेरी। कायिक जनन के लिए घास और स्ट्रॉबेरी। देखिए कॉपर टी के बारे में क्वेश्चन है 40 नंबर। कॉपर टी, कॉन्डोम एवं डायफ्राम ये सभी गर्भ निरोधक है। कॉपर टी, कॉन्डोम और डायफ्राम जो है ये सभी के सभी गर्भ निरोधक है। निम्न जन्म नियंत्रण विकल्प सरलता से उपलब्ध है। देखिए अब इसके बारे में बताएगा कि क्या क्या चीज़ है। देखिए कहता है बाधा विधियां में पुरुष और महिला कंडोम, साथ ही डायफ्राम, ग्रीवा टोपी और गर्भ निरोधक स्पंज शामिल होता है। हार्मोनल विधियां, बंध्याकरण, शुक्राणुनाशक या योनि जेल, ठीक है, प्रजनन जागरूकता के तरीके, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। इसको याद, मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य है भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य है भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि। सेरिबेलम देखिए अब क्या है, सेरिबेलम इसका मुख्य कार्य है शरीर के पेशीय संतुलन नियंत्रित करना। सेरिबेलम का मुख्य कार्य है कि शरीर के पेशीय को संतुलन तथा नियंत्रण करना है। पोन्स जो है, पोन्स वो श्वसन दर को नियंत्रित करता है। पोन्स लिखा हुआ है, यह श्वसन दर को नियंत्रित करता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ना उसका मुख्य कार्य क्या है, हृदय गति, रक्तदाब एवं श्वसन गति का नियंत्रण करना। ठीक है, हृदय गति, जो हृदय गति है, ब्लड प्रेशर है और श्वसन गति को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लेग रोग क्या कहता है। प्लेग वायु के माध्यम से फैलता है। प्लेग रोग दोस्तों वायु के माध्यम से फैलता है। प्लेग रोग चूहा के पिस्सू से फैलता है। प्लेग रोग जो है ना वो चूहा के पिस्सू से फैलता है। प्लेग रोग जीवाणु जनित रोग है। 3 चीज़ देखिए सबसे पहले प्लेग वायु के माध्यम से फैलेगा, चूहा के पिस्सू से फैलेगा और जीवाणु से होता है, इसको याद रखिए। प्लेग में क्या होता है, प्लेग में तेज बुखार होता है, शरीर में गिल्ठियाँ निकल जाता है, ठीक है। प्लेग में क्या होता है, तेज बुखार और शरीर में गिल्ठियाँ निकलता है। हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु के सहायक से होते हैं। हैजा जो है ना वो विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है, ठीक है दोस्तों। आगे आइए टाइफाइड दोस्तों साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्षय रोग होता है। उसी को टीबी कहिए चाहे तपेदिक कहिए, बतवा हुई है। तो माइकोबैक्टीरियम जो है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस से, ये जीवाणु का नाम है, यह जो है क्षय रोग होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ का जो पंख है वो अभिसारी विकास दिखाते हैं।
कबूतर, मच्छर और चमगादड़ का पंख अभिसारी विकास दिखाते हैं। अपसारी विकास उस प्रक्रिया को, ये अभिसारी विकास था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये अपसारी विकास आपको समझा रहे हैं। अपसारी विकास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा समान पूर्वज वाले विभिन्न जीव अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए अलग अलग लक्षण विकसित करते हैं। एक बार फिर से इसको देखिएगा। अपसारी विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा समान पूर्वज वाले विभिन्न जीव अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए अलग अलग लक्षण विकसित करते हैं। एटविज्म क्या है? एटविज्म देखिए क्या है। एटविज्म वह घटना है जिसमें पैतृक रूप से खोए हुए लक्षण फिर से प्रकट हो जाते हैं। एटविज्म दोस्तों याद रखिए, एटविज्म वह घटना है जिसमें पैतृक रूप से खोए हुए लक्षण फिर से प्रकट हो जाते हैं। अभिसारी विकास उन विशेषताओं का स्वतंत्र विकास है जो अभिसारी विकास, एक सेकंड दोस्तों, अभिसारी विकास उन विशेषताओं का स्वतंत्र विकास है जो विभिन्न युगों में फैली प्रजातियों में समान है। यह विकास समान कार्य या रूपों वाली अनुरूप संरचना का निर्माण करती है। दोस्तों आइए कुछ 44 नंबर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है दोस्तों, अब इसको देखते रहेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 1947 की बात करता है। 1947 कहता है कि 1947, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में गठित आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिशों पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग गठन और गैर संवैधानिक तथा परामर्श दायित्व निकाय के रूप में किया गया। दोस्तों फिर से समझिएगा, 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिशों पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदायी निकाय के रूप में किया गया। देखिए, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हुआ करते थे। दोस्तों इसको एकदम याद रखिए। तो प्रथम योजना आयोग का जो अध्यक्ष थे ना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसको एकदम देखते रहिए क्या कर रहा है, एकदम लगातार आपके सामने आधार पर कमेंट चल रहा है, याद करते रहिए। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। प्रथम, सबसे पहले काल याद कर लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 56 है। ये किस पर आधारित है? यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। यह कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो है ना प्रारंभ हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार ही किया गया। बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, सारे के सारे दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान हुए हैं। आइए दोस्तों दूसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। दूसरा पंचवर्षीय योजना का काल देखिए दोस्तों, 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 1961 है। यह दोस्तों महालनोबिस पर आधारित है। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। भारी उद्योग पर सर्वाधिक बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें उद्योग पर खूब बल दिया गया था। प्रथम में तो कृषि पर कोई भारी उद्योग स्थापित किया गया, जैसे कई भारी उद्योग स्थापित किया गया। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सब कारखाना खुला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1955 से लेकर 61 के दौरान। दोस्तों आइए तृतीय पंचवर्षीय योजना को याद कर ही ले। देखिए दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल है ना, वो 1961 से 66 है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल 1961 से 66। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल 1961 से 66 है। यह दोस्तों कौन सा मॉडल पर आधारित है? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। क्वेश्चन कहेगा तृतीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो बोलिएगा जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था?
अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। इसको याद रखिएगा। कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में जो हुआ है, इसमें कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। पूर्व सोवियत संघ की सहायता से झारखंड के बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री की स्थापना की गई। कितना साफ सुथरा भाषा में दोस्तों सुनिएगा। कहता है कि कृषि एवं देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। साथ ही पूर्व सोवियत संघ की सहायता से झारखंड के बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री की स्थापना की गई। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात, हरित क्रांति को भी अपनाया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में हरित क्रांति को भी अपनाया गया। दोस्तों आगे सुनिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में असफलता का कारण, असफल रह गया, कारण था भारत चीन युद्ध। ठीक है दोस्तों, भारत चीन युद्ध दोस्तों हम आपको बता दें 62 में हुआ था ना। हाँ, तो यही था, यही इसमें गड़बड़ी हो गया। ठीक है, तो इसका मेन था कि भारत चीन जो युद्ध हुआ, यही युद्ध, उसका भारत पाकिस्तान युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखी की समस्या, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, इसके वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों असफल हो गया। इसको याद रखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 1969 के बीच 3 वार्षिक योजना लाया गया दोस्तों। तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजना लाया गया। अब आप इस चीज़ को देखिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या है। चौथी उतना इम्पोर्टेंट ना है, 5वीं क्या है 1974 से 1978। 5वीं क्या है 1974 से 1978। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। देखिए इसमें था मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। गरीबी को हटा देना है और आत्मनिर्भर बन जाना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना पर पहली बार गरीबी बेरोजगारी पर एकदम याद कीजिए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किए। बहुत बड़का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में देखिए इसमें काम के बदले अनाज देना शुरू किया गया। कौन सा योजना में? 5वीं पंचवर्षीय, 5वां 5 ईयर प्लान। अगला क्वेश्चन है भाइयों 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। अगर देश से गरीबी बेरोजगारी को समाप्त कर देना है और 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगुना कर देना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 मुख्य लक्ष्य क्या है? तीव्र एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 दोस्तों मुख्य लक्ष्य क्या था? तीव्र एवं समावेशी विकास। दोस्तों सर्वाधिक जीडीपी वृद्धि दर इस योजना के दौरान रही है। इस योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का थीम था किस पंचवर्षीय योजना का? तो 11वीं 2007 से 12। अब आइए दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका काल जो है दोस्तों 2012 से 17 है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 है। देखिए दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था 12वीं का अधिक समावेशी, तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 5 और बच गया है, ध्यान बना के रखिए। मौद्रिक नीति का निर्माण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता को बनाए रखना होता है। ठीक है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता को बनाए रखना। मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को संतुलित करती है। मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को संतुलित करती है एवं ब्याज दरों को नियंत्रित करती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मौद्रिक नीति के उपकरण के निम्न
होते हैं, उपकरण निम्न होते हैं। बैंक दर क्या है? देखिए, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। मतलब बैंक दर हो गया कि वह दर जब आरबीआई किसी बैंक को ना दीर्घकालीन लंबे समय के लिए जो देगा ना ऋण, उसी को हम बैंक दर कहते हैं। तो देखिए, बैंक दर में वृद्धि का अगर बैंक दर में अगर हम वृद्धि कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ेगा कि बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण कम लेगा, दर कम करेगा, वो दर बढ़ा देगा तो आदमी ऋण कम लेगा। बैंक के पास तरलता की कमी हो जाएगा। ब्याज दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगा, इसको याद रखिएगा। अब देखिए क्या कहता है, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय कमी अर्थात समग्र मांग में कमी हो जाएगी। इसका बैंक रेट बढ़ा देंगे तो क्या कहता है, समग्र मांग में कमी हो जाएगी। आगे इस और भी क्या इफेक्ट पड़ता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कमी हो जाएगी। ठीक है, कमी हो जाएगी। अब है कि नोट देखिएगा क्या कहता है। नोट तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। ये क्या कर रहा है, बैंक दर में कमी करने पर इसका उल्टा प्रभाव होता है। बैंक दर में कमी करने पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। अब आइए रेपो दर क्या कहता है। यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। कहता है दोस्तों, रेपो दर कि वह दर है जिस पर आरबीआई जो है वह बैंक को कुछ दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए ऋण देता है। बैंक को आरबीआई पास कुछ जमा करना होता है इसको। देखिए, रेपो दर में जो अगर हम वृद्धि करेंगे तो आरबीआई अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करती है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। देखिए क्या कहता है, रेपो दर में कमी करके आरबीआई अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मात्रा में तरलता डालती है और अपस्फीति को नियंत्रित करती है। रेपो दर में कमी करके आरबीआई अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता मात्रा डालती है और अपस्फीति को नियंत्रित करती है। रिवर्स रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता को थोड़े समय के लिए आरबीआई के पास जमा करता है। समझिएगा रिवर्स रेपो दर क्या है। यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, माने जो भी बैंक है, दूसरे बैंक है, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, जो भी बैंक है, वो अपनी अतिरिक्त तरलता को थोड़े समय के लिए आरबीआई के पास जमा करती है। यही रिवर्स रेपो दर है। अभी दोस्तों देखिए, रिवर्स रेपो दर का प्रभाव रेपो दर के समान ही होता है। रिवर्स रेपो दर का जो प्रभाव है वो रेपो दर के समान होता है। अब देखिए, नगद आरक्षित अनुपात क्या है? CRR, नगद आरक्षित अनुपात। बैंक को कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत, बैंकों के कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नगद के रूप में अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। क्योंकि बैंक के पास जितना पैसा रहेगा ना, उसमें कुछ जो है नगद वो आरबीआई को देगा, वो रखना, जमा करना पड़ता है, एकदम ज़रूरी है। ठीक है, CRR में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता को आरबीआई अवशोषित करता है एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। एवं CRR में कमी करके अतिरिक्त तरलता अर्थव्यवस्था में डाला जाता है और अपस्फीति को नियंत्रित किया जाता है। एक बार फिर, CRR में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता को आरबीआई अवशोषित करता है एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। एवं CRR में कमी करके अतिरिक्त तरलता अर्थव्यवस्था में डाला जाता है और अपस्फीति को नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? वैधानिक तरल SLR बैंकों को अपनी NSDL का एक निश्चित प्रतिशत, माने अपने जमा का एक जो भी जमा होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद, सोना और दोस्तों नगद सोना और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना होता है। SLR का प्रभाव CRR के समान होता है। SLR का प्रभाव दोस्तों CRR के समान होता है। सीमांत प्रकृति देखिए क्या कहता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा, इसको याद रखिएगा, डेल्टा S बटा डेल्टा वाई। सीमांत बचत प्रवृत्ति की डेल्टा S बटा डेल्टा वाई। देखिए, कीन्स ने 4 प्रकार की प्रवृत्ति की चर्चा की है। कीन्स ने 4 प्रकार की प्रवृत्ति की चर्चा की है। सीमांत बचत प्रवृत्ति समझिएगा क्या है। सीमांत बचत प्रवृत्ति है, यह उपभोक्ता बढ़ी हुई आय का कितना भाग बचत करेगा, इसकी जानकारी सीमांत बचत प्रवृत्ति से चलती है।
एक उपभोक्ता बढ़ी हुई आय का कितना भाग बचत करेगा, यही जानकारी सीमांत बचत करता है। तो सीमांत बचत का फॉर्मूला होता है दोस्तों डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, इसको याद रखिएगा। और इसमें जो है दोस्तों डेल्टा एस बचत में परिवर्तन है, डेल्टा वाई आय में परिवर्तन, ठीक है। बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपातिक संबंध को बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के आनुपातिक संबंध को बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, उपभोग सीमांत। दोस्तों उपभोग सीमांत प्रवृत्ति क्या है? उपभोग सीमांत परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के आनुपातिक संबंध को उपभोग सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के आनुपातिक संबंध को उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, माने उपभोग सीमांत प्रवृत्ति, ये उपभोग सीमांत प्रवृत्ति है MPC डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों डेल्टा सी उपभोग में परिवर्तन है, डेल्टा वाई आय में परिवर्तन है। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति के माध्यम से यह अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन उसके उपभोग पैटर्न से कैसे प्रभावित हुआ। औसत उपभोग प्रवृत्ति अब तीसरा है, इसको जानेंगे। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? वह अनुपात जो किसी व्यक्ति या परिवार की खर्च की गई आय तथा उपभोक्ता के संबंध को दर्शाता है। अतः वह अनुपात जो किसी व्यक्ति या परिवार की खर्च की गई आय तथा उपभोग के संबंध में दर्शाता है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम, का मतलब होता है C/Y, ठीक है। अगला देखेंगे औसत बचत प्रवृत्ति, इसको भी ध्यान दे देंगे थोड़ा सा। औसत बचत प्रवृत्ति है वह अनुपात जो किसी व्यक्ति या परिवार के बचत कुल प्रयोजन की आय के संबंध को दर्शाता है। तो सीधा आप इतना याद रखिए ना, इसको औसत बचत प्रवृत्ति पूछ देगा तो APS डेल्टा सीधे डेल्टा नहीं है S बटा वाई है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। चलिए अगला है 47 नंबर, 3 क्वेश्चन और बच गया है। GDP की गणना में मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, यह कथन गलत है। शामिल नहीं किया जाता है, मतलब GDP की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहता है कि GDP किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। GDP की गणना 3 मुख्य विधियों द्वारा होता है, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GDP की जो गणना होता है 3 मुख्य विधि से होता है, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि द्वारा किया जाता है। वर्तमान में GDP की गणना का आधार वर्ष जो है दोस्तों 22-23 है। वर्तमान में GDP की गणना का आधार 22-23 है। और यह कौन सा समिति? तो यह है डी गोल्डार समिति की सिफारिश पर। तो GDP के देख लीजिए गणना किस आधार 22-23 पर, डी गोल्डार समिति। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसको ध्यान देने वाली बात है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब दोस्तों देखिएगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादन इकाइयों अर्थात देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर बाहर बाजार कीमत पर व्यय मूल्यवर्धन का योग है। सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है। दोस्तों क्या कहता है कि प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये तो समझने वाली चीज़ है, ये आप जो है रट नहीं सकते हैं, ये समझने वाली चीज़ है, आप वीडियो देखकर समझ लीजिएगा। ये जो दो दिया है, कहता है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास।
मतलब बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास करेंगे ना, तो बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। अच्छा बाज़ार की अब क्या कहता है कि अगर बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाएंगे, बाज़ार कीमत से सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास घटाएंगे तो बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर, मल्होत्रा संबंधी समिति बीमा से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा से संबंधित है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। महत्वपूर्ण समितियां हैं, सो देखिए क्या क्या है। पीसी महालनोबिस समिति है दोस्तों। पीसी महालनोबिस समिति जो है दोस्तों राष्ट्रीय आय से संबंधित है। पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय आय, पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय आय। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भंडारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला। दांतेवाला बेरोजगारी का अनुमान, दांतेवाला बेरोजगारी का अनुमान, दांतेवाला बेरोजगारी का अनुमान। सरकारिया केंद्रा संबंध, सरकारिया समिति, केंद्रा संबंध, सरकारिया समिति, केंद्रा संबंध। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता। खुसरो समिति दोस्तों कृषि साख, खुसरो समिति कृषि साख, खुसरो समिति कृषि साख। गोईपुरिया समिति बैंक सुधार, गोईपुरिया समिति बैंक सेवा सुधार, गोईपुरिया समिति बैंक सेवा सुधार से संबंधित है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों, गोईपुरिया तो हो गया बैंक सेवा। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि, भूरेलाल मोटर वाहन में वृद्धि। सच्चर समिति मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, सच्चर समिति मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक से संबंधित है। एस तारपोर समिति दोस्तों रुपए की पूंजी खाते की परिवर्तना, एस तारपोर समिति रुपए की पूंजी खाते की परिवर्तना, एस तारपोर समिति रुपए की पूंजी खाते की परिवर्तना। आदिब हुसैन समिति दोस्तों लघु उद्योग, आदिब हुसैन लघु उद्योग, आदिब हुसैन लघु उद्योग। कीर्ति पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादन, कीर्ति पारिक पेट्रोलियम उत्पादन, कीर्ति पारिक पेट्रोलियम उत्पादन। बी एस व्यास कृषि ग्रामीण शाख, बी एस व्यास कृषि ग्रामीण शाख, बी एस व्यास कृषि ग्रामीण शाख से संबंधित है दोस्तों। आप समझिएगा क्या कहता है। महाजन समिति चीनी उद्योग से, महाजन समिति चीनी उद्योग, महाजन समिति चीनी उद्योग। सत्यम समिति जो है दोस्तों वस्त्र नीति, सत्यम समिति वस्त्र नीति, सत्यम समिति वस्त्र नीति। मीरा सेठ समिति दोस्तों हथकरघा विकास, मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित है। मीरा सेठ हथकरघा विकास आप लोग को एकदम याद हो गया होगा। देखिए अब 49, अब 2 क्वेश्चन और बच गया। सारगैसो, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा द्वारा घिरे गतिहीन जल राशि वाले शांत क्षेत्र को सारगैसो सागर कहते हैं। इसकी स्थिति जो है सारगैसो सागर की वो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच है। सारगैसो का जो स्थिति है दोस्तों 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच होती है दोस्तों। सारगैसो नामक समुद्री शैवाल की उपस्थिति के कारण, देखिए सारगैसो नामक समुद्री शैवाल की उपस्थिति के कारण इस सागर का नाम सारगैसो सागर पड़ गया। कितना बढ़िया। सारगैसो एक समुद्री शैवाल है, सारगैसो समुद्री शैवाल है जो इस क्षेत्र में विस्तृत है, बहुत ज़्यादा है। ये जल रहित शैवाल समुद्री की सतह पर तैरता है, इसमें जल नहीं होता है सारगैसो में। सारगैसो सागर एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ व्यापारिक हवा पछुआ पवन की सम्मिलन होता है। देखिए सारगैसो सागर एक ऐसा क्षेत्र है ना में स्थित है जहाँ व्यापारिक हवाएं और पछुआ पवनों का सम्मिलन होता है दोस्तों। अब दोस्तों क्या कहता है कि इस संक्रमण क्षेत्र के ऊपर वायु राशियों द्वारा दाब उत्पन्न होता है, दबाव है, जिससे प्रति चक्रवात की स्थिति का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, प्रति चक्रवातों पवनों के संचार के कारण हल्की एवं मंद हवाएं चलती है जो आसपास के उत्तरी अटलांटिक महासागर के साथ संलग्न जल के मिश्रण को रोकती है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। वो कहता है कि सारगैसो की खोज का श्रेय जो है ना, सारगैसो सागर की खोज का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है।
हाँ, सरगैसो सागर की खोज का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को दिया जाता है। कोलंबस ने 1492 में उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस क्षेत्र का वर्णन किया है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए, अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो एस आकार से बनी हुई है। एस आकार, अटलांटिक महासागर की आकृति कौन आकार का है? एस आकार का है दोस्तों, मिलती जुलती है। पृथ्वी सतह के क्षेत्रफल का लगभग 20% है। पृथ्वी के सारगैसो सागर का जो क्षेत्रफल है ना भाई, वो आपका क्षेत्रफल जो है सारगैसो सागर का, वह लगभग 20% है पूरा पृथ्वी का। ठीक है। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की स्थिति से देखें तो अटलांटिक महासागर संसार का सबसे व्यस्त महासागर। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है मध्य अटलांटिक तट। चलिए 50 और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। शामल इराक तथा फारस की खाड़ी में, शामल जो है ना वो इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। शामल इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा का स्थानीय नाम कोयमबैंग है। देखिए क्या कहता है, इंडोनेशिया में बहने वाला गर्म हवा का जो स्थानीय नाम है दोस्तों, इंडोनेशिया का गर्म हवा बताया है, उसका नाम है कोयमबैंग। यह तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचा देता है। कोयमबैंग तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाता है। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्रिक फिल्टर जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, जो दिसंबर से फरवरी के दौरान चलती है। तो देखिए प्रमुख पवन के बारे में जान लेते हैं, क्या कहता है। देखिए चिनूक अमेरिका का है और कनाडा में, अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में, सीधा समझें चिनूक अमेरिका और कनाडा में चलता है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व पशुपालकों के लिए लाभदायक होता है। तो चिनूक जो है ना रॉकी पर्वत के पूरब में है, पशुपालक के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, फॉन के बारे में अब हम जानेंगे। फॉन आल्प्स के उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। फॉन जो है ना आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। अंगूर की खेती अंगूर को जल्दी पकाता है फॉन। देखिए एक तो इसमें अंगूर को जल्दी पकाने वाला कौन सा पवन है, तो फॉन हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में है, ये याद रखिएगा, सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है। अब हरमट्टन देखिए क्या कहता है। सहारा रेगिस्तान में बता है, गिनी के तट पर इसे डॉक्टर हवा कहते हैं। इतना ही देखिए, हरमट्टन क्या है, तो यह जो है सहारा रेगिस्तान में बहता है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में बहता है, गिनी के तट पर इसे डॉक्टर पवन कहते हैं हरमट्टन को। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं लास्ट टॉपिक इसी का, सीमुक। तो देखिए अब सीमुक क्या है दोस्तों। सीमुक अरब रेगिस्तान में। सीमुक कहाँ है? अरब रेगिस्तान में, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में है। गर्म एवं शुष्क सीमुक अरब रेगिस्तान, समझ गए। नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है सिरोक। यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल नदी गर्म हवा है। ठीक है, सिरोको सहारा मरुस्थल याद रखिए। चलिए सामून है ईरान तथा अयाला फ्रांस, गर्म एवं शुष्क है। सामून जो है ना ईरान और अयाला फ्रांस, सामून ईरान तथा अयाला फ्रांस, सामून ईरान तथा अयाला फ्रांस। काराबुरान मध्य एशिया में बहता है, गर्म और शुष्क पवन है। काराबुरान मध्य एशिया में गर्म और शुष्क है। लू उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। लू उत्तरी भारत और पाकिस्तान में। खमनिश जो है दोस्तों वह मिस्र में प्रवाहित होती है। खमसिन मिस्र में प्रभावित होती है। खमसिन मिस्र में बहती है। इसको तो दोस्तों बहुत आपको मज़ा आया होगा इस चीज़ों को देखकर, काफ़ी अच्छे से हमने इसको डील किया और उम्मीद करते हैं कि आपको फिर अगला टॉपिक आपको दिया जाएगा, इसके आगे हम आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।